साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा जो कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा है। नाम है यूपीएससी सीएसई परीक्षा। जी हाँ, देश ही नहीं दुनिया के सबसे कठिन एग्जाम में से एक मानी जाने वाली ये परीक्षा जिसे हर कोई एक बार जरूर देना चाहता है। साथियों, इसका सबसे बड़ा कारण है ब्यूरोक्रेसी। दरअसल इस एग्जाम के माध्यम से देश के सर्वोच्च पदों पर नियुक्ति मिलती है, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो या आईआरएस। इन सभी सेवाओं में नियुक्ति के लिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर करना जरूरी होता है। युवाओं के अंदर एक अफसर बनने की चाह देखने को मिलती है। ये आकांक्षा किसी भी प्रभावशाली अफसर से मिलने, घर में किसी सरकारी अफसर के होने या अपने अगल बगल के माहौल में किसी ऐसे अधिकारी से मिलकर उसके चार्म को देखकर हो सकती है। साथ ही साथ किसी फिल्म को देखकर या उसके विज्ञापन को देखकर भी युवा आजकल सिविल सर्विसेज की ओर आकर्षित होते दिखाई दे रहे हैं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं और देश की इस बड़ी परीक्षा में चयनित होकर इन बड़े पदों पर आसीन हो सकते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा 3 चरणों में होती है। पहले चरण में प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा पास करनी होती है, जिसके बाद दूसरे चरण में मेंस यानी मुख्य परीक्षा और इसके बाद तीसरे चरण में पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू होता है। यूपीएससी के उम्मीदवारों को ब्यूरोक्रेट बनने के लिए इन तीनों स्टेज को पास करना जरूरी है। किसी भी स्टेज में फेल होने पर उम्मीदवार परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। साथियों, अब बात कर लेते हैं कि एज लिमिट क्या है इस एग्जाम को देने की। तो अगर आप सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आपकी न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम 32 वर्ष है। ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आप 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक ये परीक्षा दे सकते हैं। इसी तरह से अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थी 21 वर्ष से 37 वर्ष तक इस परीक्षा को दे सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट अगर आप हैं तो ये परीक्षा आप 21 से 32 वर्ष की आयु तक दे सकते हैं। प्रयासों की अगर बात करें तो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को 32 वर्ष की आयु तक कुल 6 प्रयास मिलते हैं, जबकि ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को 35 वर्ष की आयु तक कुल 9 प्रयास मिलते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति की अगर आप अभ्यर्थी हैं तो 37 वर्ष की आयु तक आप असीमित संख्या में प्रयास दे सकते हैं। इसी तरह से अगर आप भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग इस श्रेणी में आते हैं तो आपको 42 वर्ष की आयु तक कुल 9 प्रयास मिलेंगे। यूपीएससी की परीक्षा के लिए योग्यता की अगर बात करें तो यूपीएससी के लिए शैक्षिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मात्र स्नातक होना है, यानी कि आप किसी भी तरह से ग्रेजुएशन किए हुए हों, आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है या कोई भी तरह का बीटेक, एमबीबीएस कोई भी डिग्री अगर आपके पास है तो आप इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब साथियों, बात करते हैं परीक्षा की। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि परीक्षा 3 चरणों में होती है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। तो प्रारंभिक परीक्षा में क्या होता है, किन प्रश्न पत्रों को पूछा जाता है? तो प्रारंभिक परीक्षा में 2 भागों में यह परीक्षा होती है। 2 पेपर्स आते हैं। पहला पेपर मॉर्निंग के टाइम होता है जिसे जीएस का पेपर फर्स्ट बोलते हैं यानी सामान्य अध्ययन पेपर 1, और दूसरा पेपर कुछ अंतराल के बाद उसी दिन होता है और उसे बोलते हैं सामान्य अध्ययन पेपर 2, जिसे सीसैट की परीक्षा भी कहते हैं। साथियों, बात करते हैं प्रीलिम्स परीक्षा के पहले पेपर यानी सामान्य अध्ययन पेपर 1 में प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं यानी उनका सिलेबस क्या है। तो पहला यहां पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। जी हाँ, जिसे आप जनरल भाषा में करंट अफेयर्स के नाम से जानते हैं। तो करंट अफेयर्स पे आपकी कमांड होनी चाहिए लगभग 1 वर्ष तक के। सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहा है, ये भारतीय इतिहास की बात कर रहा है। थर्ड नंबर पे भारतीय एवं विश्व भूगोल, भारत और विश्व का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल की बात कर रहे हैं, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात की जा रही है यहाँ पर, यानी भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। थर्ड नंबर पे बात हो रही है भारतीय राजनीति और शासन की, जिसके अंतर्गत संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, आधिकारिक मुद्दे, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आते हैं। अगला जो इसमें खंड है वो है आर्थिक और सामाजिक विकास का, जिसके अंतर्गत सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड आते हैं, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। इसके बाद जो सिलेबस का पार्ट है वो है पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जैव
जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दे जिनके लिए विशेष विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, जनरल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, यानी कि ये इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और लास्ट जो फेज़ आप देख रहे हैं सामान्य विज्ञान, जो कि जनरल साइंस के क्वेश्चन है, जिसमें जनरल क्वेश्चंस आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से हाई स्कूल स्तर तक के पूछे जाते हैं। साथियों, इन सभी सेक्टर्स की तैयारी के लिए आप NCERT की बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। कक्षा 6 से लेकर 12 तक की किताबें आपको पढ़नी होती हैं। साथ ही साथ कुछ अन्य पुस्तकों की भी बात हम करेंगे वीडियो के आखिर में, जब हम आपको मुख्य परीक्षा का भी सिलेबस बता देंगे, तो इसके बाद हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे आप तैयारी करें। सेकंड पेपर की अब बात कर लेते हैं, जिसे सामान्य अध्ययन पेपर 2 कहते हैं। CSAT परीक्षा यानी GS पेपर 2 में आपसे जो सिलेबस पूछा जाएगा वो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें ज़्यादातर जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आप निर्णय लेना, तार्किक क्षमता, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा चार्ट, टेबल इत्यादि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 10वीं कक्षा स्तर तक के होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स एग्जाम में GS पेपर 1 या CSAT के पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है, जिसमें कुल अंक दोनों पेपर्स के 200 अंकों की परीक्षा होती है, यानी 200 नंबर का पेपर फर्स्ट भी होता है और 200 नंबर का पेपर सेकंड भी होता है। माइनस मार्किंग भी इसमें होती है, इसलिए पेपर बहुत समझबूझ के साथ करना आवश्यक है। गलत प्रश्नों पर आप टिक ना करें तो ही बेहतर होता है। ये दोनों ही परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव टाइप की होती हैं, यानी कि आपको OMR पर अपने आंसर्स देने होते हैं। किसी भी परीक्षा में आपसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। पेपर 1 यानी सामान्य अध्ययन पेपर 1 में जो भी अंक आप प्राप्त करते हैं उसी के आधार पर आपका चयन मुख्य परीक्षा के लिए होता है, जबकि पेपर 2 का अंक जोड़ा नहीं जाता है। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसे पास करना यानी न्यूनतम 33% अंक आपको इसमें प्राप्त करने होते हैं। ये नंबर आपकी प्रीलिम्स एग्जाम में जोड़े नहीं जाते, सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 के आधार पर ही आपका चयन मुख्य परीक्षा के लिए होता है, उसी आधार पर आपकी मेरिट बनती है। प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा से होकर गुजरना होता है, जो कि एक लिखित परीक्षा है पूर्ण रूप से। यहाँ कहीं भी वैकल्पिक परीक्षा का प्रावधान नहीं है। यहाँ पर जितने भी पेपर्स होंगे उसमें आपको अपने प्रश्नों के उत्तर लिख कर देने होते हैं शब्द सीमा के अंतर्गत। तो इनमें जिन प्रश्नों की पत्रों की बात हो रही है, उसमें पहला पेपर जो आपका होता है वो कंपल्सरी पेपर के नाम से जाना जाता है, जिसमें आप भारत की कुछ भाषाओं में से किसी एक भाषा को चुन सकते हैं और उन पर आधारित पेपर होगा 300 अंकों का। पेपर जो दूसरा होता है वो एक इंग्लिश का पेपर होता है, जो 300 अंकों का होता है, सभी को देना होता है। ये दोनों पेपर कंपल्सरी हैं, हालांकि इनके मार्क्स मेंस एग्जाम में नहीं जोड़े जाते। ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर के पेपर होते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ इन पे आपको पास होना ज़रूरी होता है। तीसरा पेपर निबंध यानी ऐसे का होता है, जो कि 250 अंकों का ये भी पेपर होता है। इसके बाद होते हैं GS के 4 पेपर यानी कि सामान्य अध्ययन के 4 पेपर, जो सभी 250 अंकों के होते हैं। और अंत में आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के पेपर होते हैं, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 के नाम से जाने जाते हैं। इसमें किसी एक ऑप्शनल विषय को यानी किसी एक वैकल्पिक विषय को आपको चुनना होता है दी गई सूची में से, और उन पर आपके 2 पेपर होते हैं। ये दोनों ही पेपर 250 अंकों के होते हैं। जो पेपर मेंस एग्ज़ाम में जुड़ते हैं वो है ऐसे का पेपर यानी 250 अंकों का निबंध, और 250 अंकों के 4 पेपर GS के, और ऑप्शनल के 2 पेपर 250 के। यानी कि मुख्य परीक्षा के कुल 1750 अंकों में आपकी परीक्षा होती है, और उसी के आधार पर आपका चयन इंटरव्यू के लिए होता है। अब अगर बात कर लेते हैं GS में क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, तो पहले पेपर में जो सिलेबस है वो छोटा सा आपके सामने स्क्रीन पर है। इसका बृहद सिलेबस भी आपको नोटिफिकेशंस में मिल जाता है, जिसमें फर्स्ट पेपर की अगर बात करें तो इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें आधुनिक भारत का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री यानी दुनिया का इतिहास, कला एवं संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भूगोल में मानव भूगोल, विश्व का भूगोल, समाज के अंतर्गत भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं। ये सभी GS पेपर 1 के अंतर्गत लिखित क्वेश्चंस आपसे इनसे पूछे जाते हैं। इसी तरह GS पेपर 2 में आपसे राजनीति, भारतीय राजनीति से संबंधित क्वेश्चन यानी भारतीय संविधान, इसकी विशेषताएं, संशोधन, प्रावधान और निकाय, शासन, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। GS पेपर 3 की अगर बात करें तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। GS पेपर 4 एथिक्स का पेपर बोला जाता है इसे। यहाँ पर आपसे नीति, अखंडता और कौशल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।
मुख्य परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय का चुनाव बहुत ही समझदारी से करना होता है। यहाँ पर वैकल्पिक विषय की सूची आपके सामने स्क्रीन पर है। इनमें से किसी एक विषय को आप चुन सकते हैं जिसमें आपकी रुचि हो और आपकी पकड़ बहुत ही अच्छी हो। इस वैकल्पिक विषय जिसे भी आप चुनेंगे उसके 2 पेपर्स आपको देने होंगे। दोनों ही पेपर 250 अंकों के होंगे। वैकल्पिक विषय के रूप में आप इन साहित्य की जो ये सूची आपके सामने स्क्रीन पर है, इसमें से किसी एक साहित्य को भी चुन सकते हैं। मेंस की परीक्षा कुल 1750 अंकों की होती है। इस परीक्षा को पास करने के बाद कैंडिडेट्स को इंटरव्यू फेज से होकर गुजरना होता है। इंटरव्यू की परीक्षा कुल 275 अंकों की होती है। अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में जो अंक पाते हैं उन्हीं के आधार पर उनकी मेरिट लिस्ट तय होती है। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को पदों की संख्या के आधार पर और उनके द्वारा दिए गए पोस्ट प्रेफरेंस के आधार पर दिए गए पदों पर नियुक्त किया जाता है। वीडियो में आगे बात करते हैं कि इस परीक्षा की तैयारी करें कैसे, यानी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तैयारी के लिए सबसे जरूरी है किसी भी एग्जाम का सिलेबस। उसी तरह से इस परीक्षा के लिए भी आपको सबसे पहले इसका सिलेबस अच्छी तरह से समझना आवश्यक है। सिलेबस की सही समझ से आप सफलता की राह आसान कर सकते हैं और इसके बाद ही आपको पता चल सकता है कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये भी बहुत ज़रूरी है। ये डिसाइड करता है किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस। दूसरी बात, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपको तैयारी करते समय भी, एग्जाम के टाइम भी, हर जगह बहुत ज़रूरी है, तो टाइम को मैनेज करना सीखें। तीसरी चीज़ है, इस एग्ज़ाम के लिए अगर आप करंट अफेयर्स को लगातार नहीं पढ़ते हैं तो आप इस परीक्षा से बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो और चाहे इंटरव्यू हो, सभी कुछ करंट अफेयर से रिलेट करता है। यानी करंट अफेयर से आपके सब्जेक्ट को भी रिलेट किया जाता है, आपके जीएस को भी रिलेट किया जाता है और करंट अफेयर्स पर विशेष तौर से अलग से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लगभग पिछले एक साल के प्रश्न आप या घटनाओं से आप रूबरू रहें। अगला पॉइंट, न्यूज़पेपर पढ़ें। जी हाँ, एक अच्छा न्यूज़पेपर जो कि आपको तैयारी में बहुत ज़्यादा मदद करता है। द हिंदू हो सकता है, इंडियन एक्सप्रेस हो सकता है, बहुत सारे पेपर्स हैं जिनकी मदद आप ले सकते हैं और अपने विषय की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर्स को भी मजबूत कर सकते हैं। यहाँ से काफ़ी कुछ मदद करता है पेपर। तो पेपर इस परीक्षा का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग है। आगे चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ें। जी हाँ, एनसीईआरटी बुक्स अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो इस एग्ज़ाम के ना आप बेसिक्स तैयार कर सकते हैं, ना आप आगे की अवधारणाओं को अच्छे से समझ पाएंगे। तो एनसीईआरटी बुक्स आप 6 to 12 जितने भी पेपर्स हैं, चाहे वो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इनसे रिलेटेड साइंस है, आप एनसीईआरटी बुक्स ज़रूर पढ़ें। अगली बात, शॉर्ट नोट्स और डिटेल नोट्स दोनों बनाएं। शॉर्ट नोट्स आपको हेल्प करेगा किसी की पॉइंट्स को नोट करने के लिए और डिटेल नोट्स से आप एक अच्छा हैंड रिटन अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं जो आपको लास्ट में रिवीजन के टाइम और डेली पढ़ने के टाइम काम आएगा। और एक और बात, प्रीवियस ईयर पेपर्स। किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आप उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो आप उस एग्ज़ाम का कोई भी आइडिया नहीं लगा पाएंगे। आप उस एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे, उस एग्ज़ाम की समझ नहीं विकसित होगी। तो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ बातें और महत्वपूर्ण हैं, जैसे मॉक टेस्ट आप लगातार देते रहें। रिटन प्रैक्टिस यानी लिखने का अभ्यास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मेंस परीक्षा के ही मार्क्स जुड़ते हैं और अगर आप लेखन अभ्यास नहीं करेंगे तो आप मेंस एग्ज़ाम को नहीं लिख पाएंगे। तो छोटे प्रश्नों को भी लिखें, बड़े प्रश्नों को भी लिखें, शब्द सीमा को पहचानें, किन शब्द सीमा में आपको प्रश्न को हल करना है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके बाद आप लगातार चीज़ों का रिवीजन भी करते रहें। साक्षात्कार के लिए अपना मॉक इंटरव्यू देते रहें, आपस में ग्रुप डिस्कशन करते रहें। ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू फेज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद। साथियों, जैसा कि हमने शुरू में ही आपसे कहा था कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स और मेंस एग्ज़ाम्स में जो जीएस के पेपर पूछे जाते हैं उनके लिए सजेस्टेड बुक लिस्ट क्या हो सकती है या कौन से पेपर्स हो सकते हैं, कहाँ की वेबसाइट हो सकती है, कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हैं, उनकी एक लिस्ट आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। आप वीडियो पॉज करके इन्हें नोट कर सकते हैं। इनके आधार पर आप अपनी तैयारी को एक सरल रूप से शुरू कर सकते हैं। साथियों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की इस वीडियो से आपको सिविल सेवा परीक्षा के स्वरूप को समझने, उस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने, पूरी तरह से इसके बारे में जानने में काफ़ी हद तक मदद मिली होगी। आप कैसे इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, इन सारे विषयों पर हमने आज चर्चा की। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। तो अपने सुझाव कमेंट, लाइक के ज़रिए हमसे ज़रूर शेयर करें
और ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।